हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल 3D BSc क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम आ गए अपने लेक्चर नंबर 7 पे और इस यूनिट नंबर 2 के लास्ट टॉपिक पर, यानी लास्ट लेक्चर है आज इसका। एक लेक्चर और हो सकता है, मे बी न्यूमेरिकल्स पर बने, अगर वो देखेंगे आज की नीड के अकॉर्डिंग। अगर आज हमारे पास सारे न्यूमेरिकल जितने मैं लेकर आया हूँ, मैं लगभग लेकर आया हूँ, आप देख सकते हो इसमें। मैं यहाँ पर एक सेकेंड दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे मैं आज लेक्चर में न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ। तो अभी देखो यहाँ पर दिख रहा होगा 23 स्लाइड्स हैं। 23 में कम से कम 20 न्यूमेरिकल्स होंगे, अराउंड 20 नहीं, लगभग 10 तो न्यूमेरिकल्स होंगे ही, और 10 उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो क्या करने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा। दो टॉपिक्स रह गए हैं इस चैप्टर के, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, फिर ये चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो इस चैप्टर में क्या है आज हमारे पास? रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम, और एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। टोटल एनर्जी क्या थी? सबसे पहले थोड़ा सा कल का रिवाइज कर लेते हैं। हमने कल क्या देखा था कि E इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास एम सी स्क्वायर होता है। एम की जगह पर क्या आता था? एम नोट 1 - v² बाय सी स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और इंटू सी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? और हमने देखा था मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ये कौन सा मोमेंटम? इनको बोलते हैं हम रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और रिलेटिविस्टिक एनर्जी। और अगर यही बात करते हम कि किसमें, न्यूटनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स में बताते हैं, उनको हम सिंपल बोलते हैं एनर्जी एंड मोमेंटम। तो यहाँ रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कैसे निकालते हैं हम? एम की जगह पर वो एम नोट 1 - v² बाय सी स्क्वायर पुट करके निकालते हैं, इंटू यहाँ पर v हो जाएगा। तो ये मोमेंटम हो गया था, ये एनर्जी हो गई इसकी। तो कल तक हमने इतना देखा था। तो आज का देखते हैं हम अब क्या करने वाले हैं। देखो, रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम, तो वो कैसे निकालेंगे? वो इन्हीं दो फॉर्मूले का यूज करेंगे जो मैंने अभी बताया। क्या? एज टोटल एनर्जी क्या होती है हमारे पास? वो होती है एम सी स्क्वायर। सो इसको हम लिख सकते हैं एम नोट सी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - v² बाय सी स्क्वायर। ये हमने क्यों किया? सिंस एम इज इक्वल टू एम नोट बाय 1 - v² बाय सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है। हमें मोमेंटम बताना है। मोमेंटम क्या होता है हमारे पास? एम वी, यानी कि एम नॉट v divided by under root of 1 - v² by c square. So let's say this is equation number 1 and this is equation number 2. अब हमें इन दोनों में रिलेशन निकालना है। इन दोनों में रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं मुझे क्या काम करना पड़ेगा, इनको सोल्व करना होगा। और इनको सोल्व करने के लिए स्क्वायर रूट बीच में रुकावट पैदा करेगा, और जो चीज़ रुकावट पैदा करे उसको क्या कर दे? उसको अपने रास्ते से हटा दो। क्या रास्ता चेंज करना चाहिए? नहीं, पहले कोशिश करो कि उस रुकावट को हटा दे। रास्ता चेंज तब करना चाहिए जब रुकावट ही पूरी ना हो, मतलब रुकावट हट ना पाए। तो यहाँ पर हम रुकावट को कैसे हटा सकते हैं? हम देख सकते हैं कि अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूँ तो मेरी तरफ ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो हम वही करेंगे यहाँ पर। एक सेकेंड, यहाँ पर स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा हमारे पास ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम नोट का स्क्वायर सी टू द पावर 4 1 - सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, एंड स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। सर आज चिंकी नहीं आई क्या? बेटा चिंकी आई है, चिंकी का बिल्कुल एकदम कंसंट्रेशन है पढ़ने पर। तो चिंकी कभी बोलती तो है नहीं। अरे बेटा, चिंकी सबसे नहीं बोलती है। चिंकी बोलेगी, किसी दिन बोलेगी, देखना चिंकी भी बोलेगी। हाँ, चिंकी उससे बोलेगी सर मैं अभी नहीं बोलूँगी, बाद में बोलूँगी। तो पहले आप पढ़ाइए, ठीक है? पढ़ाते नहीं, इसका स्क्वायर क्या, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एम नोट का स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - v² बाय सी स्क्वायर। अब क्या काम करेंगे हम? इन दोनों में रिलेशन निकालना है। रिलेशन निकालने के लिए यहाँ c की पावर 4 है, यहाँ पर c का कुछ टर्म ही नहीं है। तो हम क्या काम करेंगे, इधर ऊपर दोनों तरफ क्या कर देंगे, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल वी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो नीचे तो एज इट इज रहेगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलो, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। इक्वेशन नंबर 3 को क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 4 में से माइनस कर दो। इक्वेशन नंबर 3, रिलेशन तो निकालना ही है, कैसे भी निकालें हम रिलेशन। संबंध बनाना है, और संबंध तो कैसे भी बना सकते हैं हम। तो संबंध बनाते हैं इनका। देखो ई स्क्वायर माइनस पी का क्या था यहाँ पर, पी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब देखो दोनों का डिनोमीटर सेम था तो वो एक साथ हो जाएगा।
ऊपर क्या बचा, ई स्क्वायर का बचा एम नॉट का स्क्वायर सी टू द पावर 4, पी स्क्वायर का बचा एम नॉट का स्क्वायर था, वी स्क्वायर था और सी स्क्वायर था। चेक कर लो सर एक बार सही है क्या। हाँ सर सही है, एम नॉट का स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। कहाँ ध्यान है, यहाँ देखो 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 क्या होगा यहाँ पर, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, एम नोट कॉमन है निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, ऐसा करो एम नोट सी टू द पावर 4 ही कॉमन निकाल लो। सर क्यों, देखो क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 1, एम नोट का स्क्वायर बाहर है, वी स्क्वायर बचा है यहाँ पर, और सी की पावर 4 कॉमन निकाला है, यहाँ सी स्क्वायर था तो ये नीचे क्या बच जाएगा, सी स्क्वायर। हाँ सर पता चल गया, चिंकी ने सोल्व भी कर लिया और आप यहीं पर ही हो। क्योंकि बोले सर मैंने आपसे पहले सोल्व कर लिया, तो थोड़ा चलते हैं जल्दी जल्दी। तो ये बच गया, तो यहाँ से क्या आ गया, ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम नोट का स्क्वायर सी टू पावर 4 माइनस का प्लस हो जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ई क्या आ गया यहाँ से हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ एम नोट का स्क्वायर सी टू पावर 4 पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये रिलेशन आ गया किस किस में हमारे पास, टोटल एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। सर इसका कहीं यूज होगा क्या न्यूमेरिकल्स में, चिंकी ने पूछा ऐसा चिंकी, तो इसका कोई भी यूज मोस्टली केसेस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम वहाँ पर मोमेंटम अपने अलग फॉर्मूले से उससे निकाल ही रहे होंगे, एम नोट वी बाई वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से, और एनर्जी को अलग से निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन ये क्यों कराया है, ये इसलिए कराया है क्योंकि डेरिवेशन में पूछ ले जाए, कई बार बोल जाए कि इसका आपस में रिलेशन ड्राइव करके दिखाओ, तो इसलिए ये रिलेशन काम आता है। मोस्टली रिलेशन क्या आता है, रिलेशन ये वाला आता है हमारे पास, एक सेकेंड, ये रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करो कि जो हमारे पास ये जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन होता है के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, वो हम लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं और किसी स्पेशल कंडीशन पे करते हैं, वो कंडीशन में डिफाइन करो। तो इस तरीके को कैसे करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन बताना है, तो इसको तो आप खुद भी कर सकते हो। सर आप खुद कर सकते हो तो आपके पास क्यों आते वीडियो देखने। अरे देखो मजाक कर रहा था मैं। एज हमें टोटल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, अभी हमने देखा वो क्या है, टोटल एनर्जी। सर टोटल एनर्जी अभी देख लेते हैं, पी स्क्वायर सी स्क्वायर आया था और यहाँ पर माइनस था प्लस था, सर प्लस था ना पक्का, हाँ। तो यहाँ पर एम नोट का स्क्वायर सी टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट, भरोसा नहीं है ना, चेक कर लेते हैं एक बार क्या है यहाँ पर, एम नोट स्क्वायर सी 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, एक्स्ट्रा पेज हो गया क्या, ठीक है। तो ये हो गया पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट का स्क्वायर सी टू द पावर 4। नाउ हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। एज वी नो टोटल एनर्जी क्या होता है हमारे पास, के कहाँ से बीच में आ रहा है, पहले के को हटाओ, हट गया। टोटल एनर्जी क्या होता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, वो क्या होती है एम नोट सी स्क्वायर। क्लियर है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो सिंपल, ई की वैल्यू पुट करेंगे तो जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट का स्क्वायर सी टू द पावर 4 काइनेटिक एनर्जी प्लस एम नोट सी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को निकालना है तो इसको इधर लेके जाओ, और देखो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, पावर कितनी उसकी 1/2, एम नोट का स्क्वायर सी टू द पावर 4 1/2 और माइनस एम नोट सी स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है एकदम। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, अब देखो यहाँ एम नोट सी स्क्वायर है तो मैं अंदर से एम नोट का स्क्वायर सी टू द पावर 4 कॉमन निकालता हूँ। क्यों सर, देखो एम नोट का स्क्वायर सी टू द पावर 4 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, यहाँ 1 बचेगा प्लस पी स्क्वायर बचेगा, और सी स्क्वायर था, सी की पावर 4 कॉमन निकाला है तो सी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, इसकी पावर 1/2, और ये जो निकाला इसकी भी तो पावर कितनी आएगी सर, 1/2 ही आएगी, और माइनस एम नोट सी स्क्वायर। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज पे अब आ जाएंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हो जाएगा एम नोट सी स्क्वायर, और अंदर क्या बच गया हमारे पास 1 प्लस पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 1/2। और देखो यहाँ से फिर कहाँ से, देखो एम नोट बचेगा एम नोट सी स्क्वायर, तो एम नोट सी स्क्वायर यहाँ है तो पूरे में से कॉमन भी निकल जाएगा ये, तो एम नोट सी स्क्वायर यहाँ से पूरे में से कॉमन निकाल के अंदर बच गया 1। तो ये क्या आ गया हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन आ गया। क्लियर है, यस सर क्लियर है। तो अगर हमसे बोल दिया जाए कहीं पे क्वेश्चन में ये क्या है, एम नोट सी स्क्वायर रेस्ट एनर्जी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अगर हमें रेस्ट एनर्जी गिवन हो तो इसका मतलब हमें पूरे की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पर सिंपल काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सर कैसे इसको के इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m से कैसे रिलेट करेंगे, तो उसके लिए देखो नाउ
रिलेशन तो ये यहाँ तक ही ड्राइव करना है। अगर पूछ लिया जाए कि इसको बताओ के पी स्क्वायर बाई 2m को ड्राइव करके दिखाओ इससे, तो कैसे करेंगे? इन क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है हमारे पास, क्या कंडीशन थी क्लासिकल मैकेनिक्स और लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में, क्या डिफरेंस था? बस ये डिफरेंस था कि वहाँ पर वी की वेलोसिटी को सी से बहुत कम लिया गया था। तो यहाँ पर हम वी लेस देन सी है, तो अगर मैं दोनों तरफ एम नोट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, एम नोट वी फिर दोनों तरफ का स्क्वायर भी कर दूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, कर दिया स्क्वायर भी। एम नोट वी क्या है हमारे पास? एम नोट वी है मोमेंटम, और उसका क्या हो रहा है? स्क्वायर। लेस देन इक्वल टू एम नोट का स्क्वायर सी स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? अच्छा, यहाँ देखना कहीं पर हमने मिस्टेक की क्या इस डेरिवेशन में। यहाँ पर एम नोट भी कॉमन निकाला है तो यहाँ क्या आएगा? एम नोट भी अंदर कॉमन आएगा, और एम नोट का स्क्वायर निकाला है तो नीचे एम नोट का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये छोटी सी गलती हो गई, ये भी मुझे अभी चिंकी ने बताया। चिंकी बोले सर मेरा तो ये आया है, उसको अपना गलत लग रहा था, लेकिन हमारा गलत निकला। यहाँ पर एम नोट भी आया क्योंकि हमने एम नोट कॉमन निकाला था, तो एम नोट का स्क्वायर हो गया। तो ये बचा यहाँ पर पी नोट। तो यहाँ से देखो अब यहाँ पर इसलिए पी स्क्वायर बाय एम नोट का स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या करा मैंने, इसको इधर लेकर आ गए तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? लेस देन वन हो जाएगा। इससे यहाँ पर ये क्या आ गया? लेस देन वन आ गया हमारे पास। तो नाउ अब थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लेते हैं, मैथ। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है कि वन प्लस एक्स की पावर अगर एन है तो वो क्या लिख सकते हैं हम? वन प्लस एन एक्स कर सकते हैं, यानी पावर को हम अंदर ला सकते हैं। कब 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 कब? जब एक्स की वैल्यू क्या हो? वन से कम हो, यानी कि इससे क्या हो? एक्स की वैल्यू वन हो। अब यहाँ देखो हमारे पास वन प्लस समथिंग है, और ये जो समथिंग जो भी है पी स्क्वायर बाई एम नोट का सी स्क्वायर, वो क्या है? वन से कम है। हम यहाँ क्या लगा देंगे? बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे। सो यहाँ पर यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास? एम नोट सी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा दी, वन प्लस वन बाई टू अंदर आ जाएगा तो हो जाएगा पी स्क्वायर बाई टू एम नोट का स्क्वायर सी स्क्वायर, और साथ में माइनस वन। वन से वन को काटा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर काटा, एक एम नोट से एक एम नोट काटा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? पी स्क्वायर बाय टू एम। हाँ सर, आ तो गया ये क्लासिकल मैकेनिक्स का। सो इट इज relation between kinetic energy and momentum according in classical mechanics। ठीक है, तो सर ये कौन सा रिलेशन था? ये था रिलेटिविस्टिक रिलेशन। यहाँ पर डिफरेंस समझना, ये था रिलेटिविस्टिक रिलेशन। रिलेटिविस्टिक का मतलब कि एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे थे, यहाँ पर एक दूसरे पर कोई डिपेंड नहीं कर रहा होता है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम काइनेटिक सिंपल रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम इन क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये तो हो गया टॉपिक क्लियर, यहाँ तक हो गया पूरे टॉपिक क्लियर। एक दो क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, इनका ही हेर फेर करके, यानी इधर ऊपर ऊपर नीचे करके इनको ही चेंज करके पूछा जा सकता है। किस टाइप के क्वेश्चन देखे जा सकते हैं? तो टॉपिक्स तो हो गए कंप्लीट। अब क्या करना है सर? तो टॉपिक्स यूनिट टू कंप्लीट। अरे चिंकी कुछ बोल रही है, चिंकी का शांत है पहले। चिंकी बोले सर टॉपिक्स तो कंप्लीट हो गए हैं, डिवाइस एंड न्यूमेरिकल और करा दो। क्या चिंकी की बात मानी जाए? अरे चिंकी तो सब कुछ है, तो चिंकी की बात मानते हैं। चलो, चिंकी बोल रहे कि सारे टॉपिक्स का रिवाइज करा दो एक बार जल्दी से, और न्यूमेरिकल्स करा दीजिए सर। ठीक है, चिंकी की बात मानते हुए आगे बढ़ते हैं हम। क्विक रिवीजन। सबसे पहले हमारे पास क्या है? लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था हमने। लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन क्या था कि हमने इसमें देखा था पोजीशन का कैसे चेंज हो रहा था। तो पोजीशन क्या चेंज हो रही थी? एक्स इज इक्वल टू, यानी एक्स डैश जो होता है, एक्स डैश क्या था? जहाँ भी डैश की बात करेंगे वो फ्रेम एक्स डैश होगा, वो क्या कर रहा होगा? मूविंग कर रहा होता। और जहाँ पर हम विदाउट डैश की बात करेंगे यानी एस, वो क्या होगा? हमारे पास रेस्ट पर था। ठीक है, तो एक्स डैश की बात कर रहे हैं, यानी कि फ्रेम एक्स डैश के अकॉर्डिंग ये मूव कर रहा है, उसके लिए पोजीशन क्या होगी? वो क्या आती थी हमारे पास? गामा टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वी टी, वेयर गामा इज इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर था। ठीक है, तो और वाई डैश क्या होता था? वो वाई के बराबर ही होता था। जेड डैश क्या होता था? जेड के बराबर होता था। लेकिन टी डैश क्या होता था? टी डैश इज इक्वल टू क्या आता था? गामा टाइम्स ऑफ पी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन पूछ ले, इनवर्स लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या था? इनवर्स लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास
कि जहाँ डैश है वहाँ से डैश हटा दो और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दो, और जहाँ डैश नहीं है वहाँ डैश लगा दो। सर क्या बोला, ये बोला कि जहाँ पर डैश था डैश हटा दिया, गामा की जगह गामा ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा एक्स डैश, माइनस की जगह प्लस, वी की जगह वी, टी की जगह टी डैश, ऐसे ही वाई तो वाई डैश ही रहेगा और जेड जेड डैश रहेगा। और टी क्या हो जाएगा, जहाँ पर डैश था वहाँ से डैश हटा दे, जहाँ पर डैश नहीं था वहाँ डैश लगा दीजिए, टी डैश माइनस की जगह प्लस एक्स डैश वी बाई सी स्क्वायर। तो ये हो गया इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो भी यूज होगा हम दोनों में से किसी को भी अप्लाई कर लेंगे। अगर हमसे पूछेगा फ्रेम एस में बताओ तो ये वाला यूज़ करेंगे, और हमसे पूछेगा फ्रेम एस डैश में बताओ तो ये वाला यूज़ करेंगे। वहाँ सिंपल लिखा नहीं होगा फ्रेम एस डैश, वहाँ से मतलब बोल रहा हूँ फ्रेम एस डैश का मतलब अगर हमसे पूछेगा मूविंग फ्रेम में बताओ तो मूविंग फ्रेम के लिए ये होगा, अगर हमसे पूछेगा रेस्ट फ्रेम में बताओ तो रेस्ट फ्रेम के लिए ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रूव दैट इन स्पेस टाइम फ्रेम 4D वॉल्यूम एलिमेंट dx dy dz dt as remains invariant in Lorentz ट्रांसफॉर्मेशन। हमसे पूछा है कि ये जो 4D एलिमेंट है dx dy dz जब आपस को मल्टीप्लाई कर जाते हैं तो 4D वॉल्यूम एलिमेंट बनता है। तो हमें दिखाना है कि ये किसमें लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ये इनवेरिएंट रहता है। तो इसको करने के लिए हम क्या काम करेंगे, फ्रेम ये किसमें था रेस्ट फ्रेम में, हम किसमें जाएंगे मूविंग फ्रेम में। So let's see this situation in a moving frame। तो मूविंग फ्रेम में क्या क्या चेंज होता है हमारे पास, वैसे तो ये एक्स वाले का कॉन्सेप्ट का नहीं है, जो हमारे पास डी एक्स होगा डी एक्स डैश वो क्या हो जाएगा हमारे पास गामा टाइम्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा। डी वाई डैश क्या होगा, वो डी वाई के बराबर होगा। डी जेड डैश जो होगा वो डी जेड के बराबर होगा। और टी डैश जो होगा डी टी डैश वो क्या हो जाएगा हमारे पास डी टी बाई गामा हो जाएगा। सर ये कैसे आया देखो, तो ये कैसे आया डी एक्स डैश इजकल टू गामा डी एक्स डी वाई डैश इजकल टू डी जेड, ये तो पता है डी वाई डैश इजकल टू डी वाई डी जेड डैश इजकल टू डी जेड, बस कन्फ्यूजन है इसमें और इसमें। देखो हमें पता है लेंथ, वैसे ये यूज नहीं करना चाहिए, थोड़ा आगे का डिवीजन है लेकिन पढ़ा तो दिया ही है। एल इजकल टू क्या होता है एल नॉट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं डी ऐसे ही एल क्या था एस डैश फ्रेम में और ये एल क्या था एस फ्रेम में, तो एस डैश के लिए यानी कि डी एक्स डैश कर सकता हूँ मैं इसे, और एल नोट को मैं कह सकता हूँ डी एक्स। और हमारे पास गामा क्या होता है, गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो गामा की वैल्यू ये हो गई, तो यहाँ पर मैं ये 1 अपॉन है और ये क्या है खाली 1 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन गामा ऑफ डी एक्स। सेम हमें क्या होता है टी इज इक्वल टू टी नोट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पर डी टी डैश क्योंकि ये किसमें होता था फ्रेम एस डैश में जो मूव कर रहा होता है। टी नोट क्या होता था रेस्ट फ्रेम में, रेस्ट फ्रेम में हमारे पास ये कितना हो जाएगा रेस्ट फ्रेम में टी टी और डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर यानी कि ये क्या हो जाएगा गामा डी टी। तो ये पता चलेगा कहाँ से कैसे कैसे आता है, डी एक्स डैश की जगह क्या कर सकते हैं हम 1 अपॉन गामा डी एक्स और डी टी डैश की जगह गामा डी टी। तो ऐसे हमने यहाँ किया डी एक्स डैश की जगह पर, अरे अच्छा यहाँ ये गामा नहीं 1 अपॉन गामा डी एक्स आएगा और डी टी डैश की जगह पर ये मैंने उल्टा कर दिया शायद, तो यहाँ से इसको इरेज कर देंगे हम, ये हो जाएगा यहाँ से गामा डी टी। तो सिंपल आ गया डी एक्स डी वाई डी जेड डी टी डैश। नाउ सो डी एक्स डैश डी वाई डैश डी जी डैश डी टी डैश क्या हो जाएगा, मैं वैल्यू पुट करके आंसर कर दो 1 अपॉन गामा डी एक्स डी वाई डी जेड और गामा डी टी। तो गामा से गामा कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स डी वाई डी जेड और डी टी। इसका मतलब जो हमारे पास एस डैश में है वही कहाँ है फ्रेम एस में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इनवेरिएंट है, ये क्या हो गया प्रूफ। तो सिंपल था, बस ये पता होना चाहिए कि डी एक्स डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा डी एक्स होगा और डी जेड डी टी डैश इज इक्वल टू गामा टी होगा। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट दिस रिमेन्स इनवेरिएंट इन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। आपके हमें इसको प्रूफ करके दिखाना है, तब तक समझ गए होगे प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ये है हमारे पास कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर है, तो हम इन फ्रेम एस डैश में देखेंगे, इन फ्रेम एस डैश ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और टी डैश का स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि स्पीड तो हमें पता है स्पीड क्या होती है सेम रहती है सभी फ्रेम्स में, तो स्पीड ऑफ लाइट तो चेंज नहीं होगी, लेकिन फ्रेम एस डैश में ये हो गया। अब हम देखते हैं कि फ्रेम एस डैश से हम इसको ला सकते हैं, अगर हम इसको ला पाए तो हमारे पास प्रूफ हो जाएगी ये इनवेरिएंट है।
तो एक्स डैश की जगह क्या होता है हमारे पास, गामा टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वी टी, ये अभी हमने देखा, ठीक है सर, स्क्वायर कर दिया। वाई डैश का स्क्वायर वाई के बराबर ही होगा, जेड डैश का स्क्वायर जेड के बराबर ही होगा, माइनस सी स्क्वायर। और टी डैश किसके बराबर होता था सर, टी डैश गामा टाइम्स ऑफ टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर के बराबर होता है, और इसका पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब सिंपल सोल्व करेंगे, यहाँ से हो जाएगा गामा स्क्वायर, अंदर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2xvt। वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को इधर की तरफ ले जाऊंगा, इसको पहले देखते हैं हम, सी स्क्वायर, गामा स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, गामा स्क्वायर, टी का वाले का फॉर्मूला लगा दे, टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो सी की पावर 4, फिर हमारे पास माइनस 2xvt बाय सी स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है। सिंपल बस मैथमेटिकली कैलकुलेशन की तरह कर रहे हैं इसको। गामा स्क्वायर, देखो गामा स्क्वायर यहाँ पे, गामा स्क्वायर यहाँ पे, पूरे में से कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2xvt। सी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सी स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस के एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर बाय सी की पावर 2, क्योंकि सी की पावर 4 से सी स्क्वायर कैंसिल, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2xvt, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2xvt से इसने इसको काटा, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं सर और कुछ तो नहीं कट रहा है। तो अब देखो कुछ कॉमन वॉमन निकाल के हो रहा है क्या, इसको और इसको देख रहा है, तो सर हमारे पास निकल रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन, और यहाँ से और यहाँ से हमारे पास भी कुछ टी स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो देखते हैं। तो हो जाएगा हमारे पास गामा स्क्वायर, अंदर से हमारे पास यहाँ से क्या कॉमन निकला, एक्स स्क्वायर, तो अंदर बच गया 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ये और ये कॉमन निकाल लिया। अब इसमें देखो वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो क्या मैं यहाँ से ये नहीं निकाल सकता माइनस के सी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन, सर क्यों, देखो यहाँ से अगर मैंने माइनस के सी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ तो बचेगा 1, क्योंकि माइनस का 1 बचता है, वो माइनस बाहर निकाल लिया तो प्लस के 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ से टी स्क्वायर बाहर निकल गया तो बचा वी स्क्वायर, वो भी माइनस के, और साथ में सी स्क्वायर बाहर निकाला तो उसके डिवाइड में आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ से पूरे में से देखो गामा स्क्वायर, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन है, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, और बाहर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। गामा की वैल्यू पुट कर दो, गामा की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1, तो उसका स्क्वायर हो रहा था, स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट आएगा, इसका स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट इसका हट जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। चिंकी ने ये कर लिया है, चिंकी बोले कि सर ये मेरा क्वेश्चन हो गया ऑलरेडी, तो इससे कैंसिल, तो हमारा भी चिंकी से बोल दो कि हमारा भी हो गया है ये, माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर रूट। ठीक है, सिंपल था, बस हमने उस फॉर्मूले को अप्लाई किया, उस फॉर्मूले में उस वैल्यू को पुट करते गए और सिंपल सोल्व करते गए एज ए मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ठीक है, अब इसके बाद ये तो सिंपल प्रूफ करने वाला हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको खुद से करना है, प्रूव दैट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ये, यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ये होती है। तो सर इसको कैसे करेंगे, ये तो अभी आपने बताया नहीं है, लेकिन कर तो सकते हो बेटा, P इज इक्वल टू वाला फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही बता दिया था। चलो हिंट दे देते हैं हम इसकी, हिंट क्या होगी, P इज इक्वल टू एम नोट वी बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर के फॉर्मूले से हो जाना चाहिए। ठीक है सर, कर लेंगे, ओके, ट्राई करो चिंकी, चिंकी ट्राई कर रही लगने लग गई है यहाँ पर। फिर इसके बाद चिंकी से नहीं हुआ सर, नहीं हुआ, हिंट दीजिए। ओके चिंकी, ठीक है, हिंट देते हैं चिंकी को। चिंकी ने बोला हिंट दीजिए, तो हम उनको हिंट देते हैं। क्वेश्चन में था कि P इज इक्वल टू एम नॉट वी बटे 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है, तो हमें रिलेशन लाना है V इज इक्वल टू पी सी अपॉन अंडर रूट ऑफ, और क्या था यहाँ पर, पी सी अपॉन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस एम नोट का स्क्वायर सी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस एम नोट का स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशन था, यहाँ पर इस दोनों तरफ को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नोट का स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब तो समझ गए होगे क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो,
पी स्क्वायर चिंकी अब आ जाएगा, चिंकी बोले कि सर अब हो जाएगा, फिर भी आप करा दीजिए पूरा। ठीक है, पी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नोट का स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। सी स्क्वायर से एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वी स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर सी स्क्वायर आएगा उसको इधर भेज दो। जी सर, वी स्क्वायर है, हमें वी की वैल्यू निकालनी है तो इनको एक तरफ ले जाओ, तो सी स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नोट वी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से वी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकाल लिया यहाँ से वी स्क्वायर, तो अंदर बचेगा क्या, एम नोट सी स्क्वायर प्लस एम नोट सी स्क्वायर कॉमन निकल गया, और एम नोट सी स्क्वायर बच गया, वी स्क्वायर कॉमन निकाला है, प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर प्लस एम नोट सी स्क्वायर। अब इसका क्या कर देंगे स्क्वायर रूट, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट पी सी, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट पी स्क्वायर एम नोट सी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है चिंकी, अब खुश हो जाओ, चिंकी हो गई अब एकदम हैप्पी, चिंकी का मूड हो गया हैप्पी, क्वेश्चन सोल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक से पहले ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम जो फॉर्मूला अप्लाई किया उसके बेसिस पर होमवर्क में करना है, खुद से ट्राई करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना है। नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइमल्टेनिटी। वो क्या था हमारे पास साइमल्टेनिटी, जल्दी जल्दी बता देंगे। अगर दो पॉइंट हमारे पास x1 और x2 है और एक पॉइंट बीच में मिड पॉइंट है, जैसे मैंने गर्लफ्रेंड वाला बताया था कि वो यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक जाने में तुम्हारे पास दो गर्लफ्रेंड आने में सेम टाइम ले रहे हैं, किसमें फ्रेम एस में यानी कि रेस्ट फ्रेम में। तो वो जो डेल्टा टी था दोनों का टाइम डिफरेंस कितना है, 0 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम दोनों में सेम था, तो टाइम डिफरेंस 0 था। लेकिन ये टाइम डिफरेंस जब फ्रेम S2 में देखा गया, सेम कंडीशन को x1 और x2 को देखा गया कि यहाँ से यहाँ तक मिड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक टाइम देखा गया, तो उसमें टाइम डिफरेंस 0 नहीं था, उसकी कुछ वैल्यू आई थी। तो हमने क्या माना था, इसको माना था TA, इसको माना था TB, तो हमने डेल्टा टी करके निकाला था, डेल्टा टी डबल डैश इज इक्वल टू TB डैश माइनस TA डैश, फिर इसकी वैल्यू पुट करके कुछ वैल्यू आई थी, वो क्या आई थी गामा V x1 माइनस x2, शायद कुछ ऐसी थी क्या, हाँ सर ऐसी थी, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ नीचे सी स्क्वायर और था, तो ये क्या था टाइम डिफरेंस आया था किसके बीच में, साइमल्टेनिटी के बीच में, यानी कि दो हमारे पास इवेंट हो रहे हैं, अगर वो फ्रेम एस में उनके बीच में अगर वो सेम टाइम पर हो रहे हैं दोनों इवेंट, फ्रेम एस डैश में क्या होगा उनमें कुछ टाइम डिफरेंस आ जाता है अगर वो स्पीड ऑफ वेलोसिटी के कंपेरेबल चल रहे हो। तो वो टाइम डिफरेंस कैसे आता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेंथ, ये तो पता ही होगा कि लेंथ क्या कर जाती है, कॉन्टैक्ट कर जाती है, किस डायरेक्शन में कॉन्टैक्ट करते हैं, जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, किस फैक्टर के अकॉर्डिंग, इस फैक्टर के अकॉर्डिंग, एल इज इक्वल टू एल नॉट रूट स्क्वायर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए क्यूब हैविंग साइड एल नोट इज प्लेस्ड इन ए रेस्ट फ्रेम, यानी कि हमारे पास जिसकी लेंथ कितनी है एल नोट है, प्लेस रखा है रेस्ट फ्रेम में। तो एक क्यूब बना लेते हैं हमारे पास, क्यूब क्यूब क्यूब, तो ये बन जाएगा क्यूब, इसको बनाते हैं हम थोड़ा स्टाइलिश कलर का। अरे क्या हुआ, ये तो बन ही नहीं रहा, एक सेकेंड, ये तो पूरा ही खराब हो, देखो हो गया एकदम सही हमारा एक क्यूब। तो हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब में क्या बोला है, क्यूब हैविंग साइड लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी है हमारे पास एल नोट है, तो हमने मान ली इसकी साइड लेंथ एल नोट है। इस प्लेस जिन्हें रेस्ट फ्रेम, ये रेस्ट फ्रेम में रखा हुआ था, तो इसकी तीनों लेंथ क्या होंगी, एल नोट एल नोट एल नोट। इफ फ्रेम मूव्स विद वेलोसिटी वी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर ये वी वेलोसिटी से मूव करने लग जाए तो क्या होगा, जब भी इस डायरेक्शन मूव करेगा तो उसकी ये वाली लेंथ यानी कि एक लेंथ के और ये वाली लेंथ थी, तो एल नोट थी और ये वाली लेंथ एल नोट। तो देखो जिस मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो कौन सी लेंथ कॉन्टैक्ट कर जाएगी, खाली एक लेंथ तो कॉन्टैक्ट कर जाएगी, बाकी लेंथ पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम इसका जो वॉल्यूम होगा, हम अगर इसमें 1 साइड बोलूँ, इसको 2 साइड बोलूँ, इसको 3 साइड बोलूँ, तो वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, यानी कि हो जाएगा हमारे पास L1 L2 और L3। किसकी बात कर रहे हैं हम, फ्रेम एस डैश की बात कर रहे हैं। तो L1 क्या हो जाएगा, L1 चेंज हो जाएगा किस फैक्टर के अकॉर्डिंग, एल नोट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के अकॉर्डिंग, और L2 क्या रहेगा एल नोट, और L3 क्या हो जाएगा एल नोट। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा उस टाइम पर हमारे पास, एल नोट का क्यूब 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगर मैं फ्रेम एस डैश की बात करूँ तो फिर डैश लेके चल सकते हैं हम, तो वी डैश क्या हो जाएगा, एल नोट क्यूब किस में होता है, ये रेस्ट फ्रेम में, तो वो वी नोट, और ये क्या हो जाएगा गामा।
यानी इस वॉल्यूम भी क्या हो जाता है हमारे पास 4D वॉल्यूम एलिमेंट अलग था, ये वाला वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम है, याद रखना वो वाला 4D वॉल्यूम एलिमेंट अलग था, उसमें dx dy dz डी चारों था। ये वॉल्यूम में क्यूब का वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, वो किसकी वजह से आ रहा है, वो लेंथ की चेंज की वजह से आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा गामा इंटू वी नोट। क्लियर है, वी नोट क्या है उसका रेस्ट फ्रेम में जो वॉल्यूम था, इसमें रेस्ट फ्रेम में वॉल्यूम क्या हो जाएगा एल नोट इंटू एल नोट इंटू एल नोट एल क्यूब, तो यहाँ से ही हमारे पास ये हमने वी नोट के बराबर रख दिया। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन क्या था हमारे पास कि बोल रहे थे कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है, अगर हम बात करूँ एक इस फ्रेम की बात कर लेते हैं, इस फ्रेम में एक स्पेसशिप जा रही है हमारे पास, हमने इसका एग्जांपल भी देखा था, इसका वो भी देखा था हमने सिमुलेशन। स्पेसशिप जा रही है और हमारे पास हम रेस्ट पर खड़े हैं, ठीक है। तो जब हम रेस्ट पर खड़े हैं और ये मूव कर रही है, तो जब ये स्पीड वी लगभग लगभग सी की मूव से भी कर रही है, तो इसके अंदर जो टाइम हो जाता है वो क्या हो जाता है, टाइम डिफरेंस वो कम होता है, और इसमें टाइम डिफरेंस क्या आ जाता है, वो ज़्यादा आ जाता है। तो रेस्ट वाले टाइम को किससे डिनोट करते थे हम, डेल्टा टी से, मूविंग टाइम को डेल्टा टी डैश से। तो रिलेशन आता था कि जो मूविंग टाइम आता है वो हमारे पास, जो हमारे पास मूविंग टाइम यानी कि रेस्ट फ्रेम में देख रहे हैं, वो डेल्टा टी नोट का डेल्टा टी क्या हो जाता है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सर ये क्या था, मतलब कि ये जो हमारे पास ये किस में था, रेस्ट में देख रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, जो स्पेसिफिक वेलोसिटी वी से मूव कर रही है उसमें, उसके अकॉर्डिंग टाइम क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। ये डेल्टा टी की वैल्यू क्या आती थी, डेल्टा टी से ज़्यादा आती थी। मतलब क्या था कि अगर हमारे पास स्पेसशिप में मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक दो इवेंट कराए, तो उनके बीच का डिफरेंस अगर हमारे पास ये स्पेसशिप मूव कर रहा है, जो मूव कर रहा है उसको हम डैश से फ्रेम एस डैश मानते हैं, तो उसका टाइम डिफरेंस डेल्टा टी डैश है, ठीक है। और जो रेस्ट पर है उसके रेस्पेक्ट में टाइम डिफरेंस डेल्टा टी है, तो वो जो डेल्टा टी होता था उसमें रिलेशन आता है कि डेल्टा टी डैश अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जो डेल्टा टी होता था यानी जो रेस्ट फ्रेम में होता था उसके रेस्पेक्ट में वो टाइम क्या हो जाता था, वो ज़्यादा होता था। इसका मतलब कि जो भी चीज़ हमारे पास वी वेलोसिटी से मूव कर रही थी वो उसमें टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, कम हो जाएगा। स्पीड ज़्यादा तो उसके रेस्पेक्ट में टाइम कम, और स्पीड कम तो उसके रेस्पेक्ट में टाइम ज़्यादा, तो ये टाइम डायलेशन था। तो इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन सोल्व करना खुद से, एक बार खुद से सोल्व करना, ठीक है, खुद से सोल्व करो, अभी वीडियो को पॉज करो, खुद से सोल्व करो। इस बार आंसर भी गिवन है 10.8 × 10⁻⁷, ठीक है। खुद से ट्राई किया होगा, नहीं आया तो देखो यहाँ पर, द हाफ लाइफ ऑफ ए पार्टिकल इन ए लैब फ्रेम इज 2.2 × 10⁻⁷ सेकेंड एंड इट हैज़ ए वेलोसिटी, यानी इसकी वेलोसिटी दे रखी है हमारे पास 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो इसमें सबसे पहले तो ये पता नहीं चल पाता है कि किसको डेल्टा टी लेना है, किसको डेल्टा टी डैश लेना है। तो इसको क्लियर करने के लिए मैं बोल दूं कि डेल्टा टी या फिर कहीं पर लिखा होगा टी सिंपल, और डेल्टा टी डैश या फिर लिखा होगा टी नॉट, ठीक है। जो हमारे पास डेल्टा टी होगा वो होगा रेस्ट फ्रेम में, रेस्ट फ्रेम में टाइम। जो डेल्टा टी डैश है टी नॉट होगा वो होगा हमारे पास मूविंग फ्रेम में टाइम। ये याद रखना है बस आपको, रेस्ट फ्रेम में और मूविंग फ्रेम में। तो हमसे पूछा फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ पार्टिकल इन रेस्ट फ्रेम, यानी कि हमसे क्या पूछा है, डेल्टा टी पूछा है, और ये क्या गिवन है हमें, डेल्टा टी नोट गिवन है 2.2 × 10⁻⁷ सेकेंड। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं, चलो। तो हमारे पास बताया डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी नोट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा टी नोट इज इक्वल टू 2.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ सेकेंड 1 माइनस चिंकी हो गया तुम्हारा, चिंकी का हो चुका है, चिंकी का आंसर आ गया है। देखते हैं अब 1 माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू क्या डालना है, 2.9 × 10⁸, यानी कि मैं इसको कर सकता हूँ 2.9 × 2.9 10⁻16 हो जाएगा। स्पीड ऑफ वैल्यू डालेंगे तो 3 × 3 इंटू सी का स्क्वायर 10⁻16, तो इससे ये कैंसिल। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास डेल्टा टी इज इक्वल टू 2.2 मल्टीप्लाई ऑफ 10⁻⁷ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2.9 इंटू 2.9 डिवाइड बाई 3। तो एक सेकंड में इसको कैलकुलेटर सोल्व करके देखता हूँ कितना आ रहा है। तो इसको सोल्व करते 2.9 मल्टीप्लाई बाई 2.9, ये कितना है हमारे पास 8.41, और इसको क्या कर देंगे हम, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इसको डिवाइड कर देंगे हम 3 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.8033। तो ये ऊपर 2.2 मल्टीप्लाई ऑफ 10⁻⁷ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2.80, तो ये हो जाएगा 2.22 × 10⁻⁷
डिवाइड बाय 1 माइनस 2.80 करेंगे 1, तो नेगेटिव आ जाएगा। मैं मिस्टेक कर दी क्या, एक सेकेंड इसको दोबारा कैलकुलेट करके देखते हैं। 2.9 मल्टीप्लाई 2.9, ये कितना हो गया हमारे 8.41, और सही यहाँ पर 3 का स्क्वायर था ना, तो ये 9 हो जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे कितने से इस बार, 9 से, ये कितना आएगा हमारे पास 0.934, तो ये आएगा 0.934। तो इसको 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.934 कितना आता है 0.066। स्क्वायर रूट ऑफ 0.066 करेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आएगा 0.256। तो 2.2 मल्टीप्लाई ऑफ 10 टू द पावर माइनस 7, 0.256। तो 2.2 को इससे डिवाइड करेंगे, 2.2 डिवाइडेड बाय 0.256, ये आ रहा है 8.59। कहीं गलती कर दी क्या हमने, एक सेकेंड, 7.8 आ रहा है यहाँ पर, शायद कहीं मिस्टेक हो गई है कैलकुलेशन में, मे बी, या फिर मे बी ये आंसर भी रॉन्ग हो सकता है कैलकुलेशन करते टाइम। तो एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक है। तो इसमें मेरे को तो लगता नहीं है मिस्टेक, क्योंकि कैलकुलेटर भी यूज़ किया है हमने, तो इसका आंसर लगभग इतना ही आएगा। पॉइंट में डिफरेंस है तो इसको नेग्लिजिबली मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट किया, ये सब किया, तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो एक बार खुद से सोल्व करना, आंसर अगर यही आता है तो यही होगा, अदरवाइज यहाँ पर ये आंसर रोंग दिया हुआ है या फिर यही होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, इस कैलकुलेटर को हटा देते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एडिशन ऑफ वेलोसिटी। एडिशन ऑफ वेलोसिटी क्या था कि अगर हमारे पास एक फ्रेम एस था, दूसरा फ्रेम एस डैश था, और उसमें दो पार्ट, एक पार्टिकल तो हमने कोलिजन लेके किया था कि एक पार्टिकल m1 है और दूसरा पार्टिकल नहीं है, तो हमने उसके लिए किया था, एक सेकेंड, इसके लिए नहीं किया था हमने कि एक पार्टिकल, हमारे पास दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल हमने 1 बोल दिया, दूसरे पार्टिकल हमने 2 बोल दिया। नहीं, दो पार्टिकल नहीं था, एक पार्टिकल लेकर चलो कि एक पार्टिकल था, फ्रेम, दो फ्रेम है एस और एस डैश जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और दूसरा पार्टिकल की वेलोसिटी यू है। क्या है इसकी वेलोसिटी, यू है। तो हमें फ्रेम एस डैश के अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी बतानी थी और फ्रेम एस के अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी बतानी थी। तो वो क्या आती थी, तो वो आती थी हमारे पास, अगर मैं फ्रेम एस डैश के अकॉर्डिंग बात करूँ, एस डैश के अकॉर्डिंग जो यू डैश आता था, वो क्या आता था हमारे पास, वो आता था हमारे पास यू डैश इज इक्वल टू यू माइनस वी। ध्यान से देखना, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है, 1 माइनस यू वी बाई सी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पर याद रखना स्क्वायर रूट नहीं है। 2 बार बोला है, 3 बार बोला है कि स्क्वायर रूट नहीं है। चिंकी इस बात को नोट कर लो कि यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है एडिशन ऑफ वेलोसिटी में। तो सर इसको पता कैसे चलाएंगे, देखो क्वेश्चन में ऐसे कहीं तो बोलेगा नहीं फ्रेम एस एस डैश, तो इसका बताता हूँ यूज़ कैसे करना है। जैसे तुमसे बोल दे कि दो पार्टिकल है हमारे पास, एक पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ है, समथिंग करो 0.9 सी है, और दोनों यानी कि दो पार्टिकल है जिनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0.9 सी है और एक 0.5 सी है, इस तरीके से बोल दे। 0.9 सिंपल, हाँ 0.9 सी और 0.5 सी है, और हमसे बोल दे कि एक ग्राउंड पर खड़े ग्राउंड मैन के लिए इसकी वजह बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी बताओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी क्या है 0.9 सी है, और दूसरा पार्टिकल क्या है 0.5 सी है। तो उसमें क्या पुट करोगे तो पता कैसे लगेगा कौन सी वैल्यू क्या है। तो ग्राउंड के लिए तो सिंपल समझ में आ रहा है, ग्राउंड का मतलब क्या बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्राउंड के लिए निकाल रहे हैं। तो ग्राउंड में कौन सी वेलोसिटी होगी हमारे पास, यू होगी। तो हमें किसके लिए निकालनी है, यहाँ पर यू के लिए निकालनी है। और यू के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि यू के लिए जहाँ पर हम यू करेंगे तो वहाँ पर माइनस की जगह प्लस कर देंगे, वी की जगह हम क्या कर देंगे, माइनस वी पुट कर देते, तो वो हो जाएगा यू डैश प्लस वी डिवाइड बाय 1 प्लस यू डैश वी बाय सी स्क्वायर। तो हमें ये निकालना होगा उस टाइम पर। और अगर हमसे पूछे कि मूविंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में बताओ, मूविंग कोई फ्रेम मूव कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में बताओ, तो वेलोसिटी ये होगी। ठीक है, तो इसके लिए अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं अब एडिशन ऑफ वेलोसिटी के ऊपर। इफ टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग टुवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ दिस इन ए लेफ्ट फ्रेम, यानी कि ये है हमारे पास लेफ्ट फ्रेम, ये यहाँ पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। ये इधर मूव कर रहा है 0.95 सी से, और ये इधर मूव कर रहा है 0.95 सी से, और हमें क्या बताना है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है। तो क्वेश्चन तो सर समझ में नहीं आ रहा, पर क्वेश्चन तो है वेलोसिटी ऑफ एडिशन का, लेकिन सर समझ में क्या नहीं आ रहा। चिंकी बोले सर इसमें ये समझ नहीं आ रहा किसको यू लेना है, किसको वी लेना है और किसको यू डैश लेना है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी हमें किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है। तो इसको देखने के लिए हम क्या काम करेंगे, एक उसको ऐसे समझो कि
जब भी आपसे कभी भी पूछे ना फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं हम, ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। मतलब क्या था कि अगर मैं फ्रेम एच डैश को मान लो एक पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी क्या है यू थी, वी थी सॉरी, जिसकी पार्टिकल यानी फ्रेम एच डैश था, और दूसरा पार्टिकल क्या थी जिसकी वेलोसिटी हमारे पास यू लेकर चल रहे थे हम, तो ये यू था और ये किसके रेस्पेक्ट में था, हमारे पास फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में था। यानी कि जो फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में था उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है दोनों की। ये पूछा हमसे फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी बताओ। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होती थी, u इज इक्वल टू यू डैश प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू डैश वी बाय सी स्क्वायर, ये होता था। तो सर यहाँ पर u डैश v के उसको लेंगे, u डैश ये लेंगे 0.95, दोनों की वैल्यू सेम ही होंगी। अदरवाइज नहीं पता चलेगा तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सिंपल फॉर्मूला वैल्यू पुट करना है, u डैश की वैल्यू हमेशा पहले वाले पार्टिकल को ले लो और v की वैल्यू दूसरे वाले पार्टिकल को ले लो। इस तरीके से हम ले सकते हैं। अगर सिंपल बताऊं, अगर रिलेटिव वेलोसिटी पूछे तो हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल दो प्लस वाला फॉर्मूला लगा के। तो बस इसको सिंपल सोल्व कर देंगे। u इज इक्वल टू यू डैश की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे पास 0.95 c, वी डैश की वैल्यू 0.95 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.95 इंटू 0.95 डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो सी के टर्म्स में आंसर निकाल लेंगे इसका, जब इसको सोल्व करोगे तो ये आंसर इतना ही आ जाएगा 0.9987 सी। तो सोल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सोल्व में बहुत टाइम हो जाएगा, अभी हमारे पास और भी क्वेश्चन है तो उनको सोल्व देखते हैं। वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, ये हमने क्या देखा था, ये तो हमने देखा था m इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से वेरी करता है मास। तो ये तो सिंपल बताने की जरूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कैसे देखो, रिड्यूस द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन मास ऑफ ए पार्टिकल फॉर वेलोसिटी 0.1 c। तो पहले फ्रैक्शनल इंक्रीज क्या है, तो फ्रैक्शनल इंक्रीज, तो थोड़ा स्पीड बढ़ गई है आपकी, हाँ क्योंकि क्वेश्चन क्या है बहुत ईजी है तो इनको सिंपल जल्दी जल्दी बता देते हैं। फ्रैक्शनल इंक्रीज क्या होता है, हमारे पास कितना इंक्रीज हो गया इनिशियल से, वो भी फ्रैक्शनल, यानी कि फाइनल कितना हो जाता है हमारे पास मास m हो जाता है, इनिशियल कितना था m नोट था और इनिशियली ये था। तो फ्रैक्शनल इंक्रीज जिसे बोलते हैं, ये बोलते थे परसेंटेज इंक्रीज, तो उसमें क्या कर देते हैं हम 100 होने लगा देते हैं, यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है फ्रैक्शनल इंक्रीज में। तो यहाँ पर सिंपल क्या कर दोगे तुम, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो m माइनस एम नोट को मैं क्या कर सकता हूँ, m बाई एम नोट माइनस 1 कर सकता हूँ इसको। m की वैल्यू पुट कर दो, m नोट की वैल्यू पुट कर दो, हमें पता है m की वैल्यू क्या होती है, m नोट सिंपल है मैं गामा डाल रहा हूँ डिवाइड बाई एम नोट माइनस 1, क्योंकि एम नोट क्या m इक्वल टू क्या होता है गामा टाइम्स ऑफ एम नोट, तो इससे कैंसिल, तो आएगा हमारे पास गामा माइनस 1। अब गामा की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से इससे आगे इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस वी की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने दिया 0.1 सी, तो ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर यानी 0.1 सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, और साथ में क्या -1 हो जाएगा, तो ये इससे सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो 1/1 माइनस 0.01 हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 1 इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 0.99 आएगा, 0.01 करेंगे इसमें अगर हम तो 9 1 10 99 आएगा, तो -1, तो 0.99 का ये निकालेंगे तो इसको देख लेते हैं हम एक बार। हमारे पास कैलकुलेटर निकाल लिया हमने अपना, अभी काम करेगा, कब करेगा, अभी करेगा। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 0.99 का स्क्वायर रूट बता दो, ठीक है 0.99 का स्क्वायर रूट इतना ही होता है। एक सेकेंड मैं कहीं से और से चेक करता हूँ, हाँ ये इतना ही होगा, 1/0.99 का आएगा 0.9949 -1। तो इससे आगे इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर हम 1 डिवाइड बाई ये, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.9949 तो आएगा 1.005 माइनस ऑफ 1, तो क्या आ जाएगा 0.005, और यहाँ पे साथ में क्या चल रहा था, सी चल रहा था, सी कहाँ से चल रहा था, सी तो नहीं था, एक से सी नहीं है, सी तो कैंसिल हो गया था ना यहाँ पर, हाँ सी तो कैंसिल हो गया था, ये यहाँ पर हाँ था, हाँ सी कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1 से 0.05 जाएंगे तो 0.005 आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर में सी नहीं है। क्लियर? तो ये सिंपल बेसिक फॉर्मूला बेस्ड आंसर है, आपका रिवीजन भी हो गया होगा इसी बेसिस पर। इससे बाहर मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो सकती है, न्यूमेरिकल का टाइप यही रहेगा। लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन वो क्या होता था, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसको ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। इसको देखो बस, इसमें एक चीज़ याद रखना कि ई इज इक्वल टू एम की जगह हम क्या पुट करेंगे, एम नॉट सी स्क्वायर बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ई जो होगा हमारे पास ये क्या है, 1 अपॉन दिस, तो गामा टाइम्स ऑफ यहाँ पर रेस्ट एनर्जी होता है गामा टाइम्स ऑफ एम सी स्क्वायर, यानी कि ई जो होगा गामा टाइम्स ऑफ रेस्ट एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ ई नोट। तो ये वाला रिलेशन याद रखना, इस पर बहुत न्यूमेरिकल आ जाते हैं। सिंपल डायरेक्ट कि हमारे पास रेस्ट एनर्जी दी है तो हमारे पास उसकी ये बता दो कि उसकी रिलेटिविस्टिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। क्लियर? तो सिंपल गामा ई नोट कर देंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी अभी भी आज ही डेरिवेशन कराया है। मोमेंटम का तो वही पी इज इक्वल टू एम नोट वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी ई का वैल्यू अभी निकाला था हमने, क्या आया था, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट का स्क्वायर सी की पावर 4 आया था, ई ये हो गया। और हमारे पास टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाला था हमने, काइनेटिक एनर्जी ई प्लस एम नोट सी स्क्वायर किया था, तो वो आया था हमारे पास, वो कितना आया था हमारे पास, मैं तो भूल भी गया, वो लगभग इतना आया था, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट का स्क्वायर सी टू द पावर 4। ये तो हमने कॉमन निकाल लिया था ना, एक सेकंड इसको बताता हूँ मैं कितना आया था ये हमने ऐसे करके एम नोट का स्क्वायर सी टू द पावर 2 बचा था बाहर। बस देखो मैं भी बस याद करके कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से किया था, मेरे माइंड में पूरा डेरिवेशन चल रहा है, तो आपको अगर फॉर्मूला भूल जाए तो डेरिवेशन माइंड में चलते रहना चाहिए। एम नोट सी स्क्वायर हो गया था यहाँ पर 1 प्लस पी स्क्वायर बाय एम नोट सी स्क्वायर बचा था शायद, हाँ यही था, और यहाँ -1 था। देखो मुझे फॉर्मूला याद आ गया, इस तरीके से ही था ना, हाँ इस तरीके से था शायद, एम नोट सी स्क्वायर पूरे में से था बस। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला था। तो ये इस पूरे चैप्टर का ये रिवीजन हो गया है। अब देखते हैं क्या कोई और क्वेश्चन बचा है या नहीं बचा है। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, इसको और देख लेते हैं हम। ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट एस एम नोट मूव्स विद स्पीड दिस, कैलकुलेट इट्स मास, मोमेंटम, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। जितना भी अब तक हमने देखा वो सारे कुछ पूछ रहा है इसमें। तो रेस्ट मास एम नोट है, उसकी स्पीड इतनी है, तो इसकी स्पीड दे दी हमें c/√2 और उसका मास एम नोट है, कैलकुलेट इट्स मास। तो सबसे पहले मास वो क्या होता है हमारे पास, एम नोट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यानी कि मुझे सब में गामा की जरूरत पड़ेगी, तो मैं अलग से गामा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। गामा क्या होगा, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस वी की जगह क्या पुट कर देंगे, c/√2, यानी कि सी स्क्वायर हो जाएगा बाई 2, √2 का 2 सी स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो 1/1 माइनस 1/2, सर 0.45, सर 0.5 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 0.5 का स्क्वायर रूट सर कैलकुलेट कर लीजिए, बता दीजिए। 0.5 का स्क्वायर रूट आएगा सर 0.707, 0.707। तो 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइड कर देंगे 0.707, 1.41, 1.41। एक गामा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1.41। अब जो जो पूछा है उसमें अप्लाई करते जाएंगे। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा टाइम्स ऑफ एम नोट, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1.41 एम नोट। क्लियर है? तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड हमसे पूछा है मोमेंटम। सेकंड मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, p, वो कैसे निकालते हैं हम, वही एम नोट वी बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम नोट गामा की वैल्यू 1.41, क्योंकि ये पूरी 1/दिस गामा है, इंटू एम नोट और इंटू वी। वी क्या दिया है हमें, c/√2, तो v की वैल्यू c/√2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा c/√2। √2 की वैल्यू कहीं ना कहीं 1.41 के बराबर होती है, तो v की वैल्यू लगभग एम नोट सी के बराबर आ जाएगी, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.41 की समथिंग होती है, तो इससे कैंसिल होकर ये आ जाएगा एम नोट सी। थर्ड हमसे क्या पूछा है इसका, एक सेकेंड, मोमेंटम हो गया, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है हमारे पास, टोटल एनर्जी देखो, टोटल एनर्जी को हम हमारे पास दो फॉर्मूले निकालने के लिए, या तो हम वो जो इक्वेशन है वो यूज़ कर लें, या फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं अपने पास सिंपल मेथड। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास एम सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर को क्या पुट कर सकते हैं हम, क्या आता था हमारे पास, गामा टाइम्स ऑफ एम नोट सी स्क्वायर, मैंने अभी दिखाया था कैसे आया था। तो गामा की वैल्यू 1.41 एम नोट सी स्क्वायर, तो इस तरीके से भी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी यही वैल्यू आएगी।
ठीक है। फोर्थ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को आप खुद सोल्व करोगे, ये आपका होमवर्क है। काइनेटिक एनर्जी डू योरसेल्फ, ठीक है। एक बार मैं इनका आंसर चेक और कर लेता हूँ क्या आंसर सही आए हैं। आंसर बिल्कुल सही आए हैं। जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो आपका आएगा, इसका आंसर बता देता हूँ इसका 0.41 m0c²। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला मत लगाने लग जाना जो अभी डेराइव किया है, सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट एनर्जी m0c²। अब हिंट दे दिया, इसको लगा लेना, टोटल एनर्जी यहाँ से पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल अब देखो मैंने बता दिया कि हमें उस फॉर्मूले की कहीं भी यूज़ नहीं पड़ी, ना हमें काइनेटिक एनर्जी के बड़े वाले फॉर्मूले की यूज़ पड़ी, ना हमें टोटल एनर्जी के बड़े वाले फॉर्मूले की यूज़ पड़ी। तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल इस तरीके से सोल्व करते जाएंगे। अगर डेरिवेशन आता है तो हम उस डेरिवेशन को याद रखने के लिए उसको आना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये वाला जो डेरिवेशन था काइनेटिक एनर्जी वाला, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको एक बार याद रखना क्योंकि 2-3 बार क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि काइनेटिक एनर्जी को ड्राइव कीजिए, क्लियर है। तो वो क्या आया था एक बार दोबारा बता देते हैं। वो क्या आया था हमारे पास m0c², और यहाँ से क्या बचा था पूरे में से, यहाँ से 1 माइनस था, प्लस था सर, प्लस था शायद, b²c² m0 का स्क्वायर की पावर 1/2, और यहाँ पर -1 था। ये था हमारे पास पूरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा। बाकी इस चैप्टर में सब कुछ हो गया है। कुछ न्यूमेरिकल्स आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स थे, हर एक टाइप के जैसे भी जितने भी हो सकते थे मैंने सब इसमें इंक्लूड किए हैं। कुछ हमने थ्योरीज के बीच में भी, लेक्चर्स के बीच में भी किए थे, हर एक दो क्वेश्चन। तो लगभग मैं बात करूँ तो हमारे लगभग 15 to 16 क्वेश्चन हो चुके हैं न्यूमेरिकल्स। और बाकी थ्योरी के जो क्वेश्चन बन सकते थे प्रूफ वाले, वो भी मैंने करा दिए हैं, और थ्योरी के क्वेश्चन बीच में से हो गए हैं। बाकी अब क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस ही क्या करते हैं एक इंसान को बेहतर बनाते हैं। तो प्रैक्टिस करना है खुद से, किसी भी बुक को उठा लेना, किसी भी बुक से कर लेना। आपकी जो यूनिवर्सिटी से बुक है चाहे उससे सोल्व करना, रेफरेंस बुक ले लेना कोई भी, उससे कुछ क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपका आइडिया हो जाएगा। जब तक खुद तक सोल्व नहीं करोगे, खुद से सोल्व नहीं करोगे, तब तक नहीं पता चलेगा। ये नहीं कि वीडियो देख ली तो हमारे पास आ गया, नहीं, खुद से कम 10 to 15 क्वेश्चन खुद सोल्व करने हैं। 10 to क्वेश्चन में क्या होने चाहिए, न्यूमेरिकल्स भी होने चाहिए आपके, प्लस MCQs भी होने चाहिए, और प्लस क्या होने चाहिए हमारे कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन भी होने चाहिए। तो इतना करने के बाद आपकी यूनिट 2 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद हम क्या करने वाले, नेक्स्ट करने वाले अपनी यूनिट 3 स्टार्ट। तो कल हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे इसकी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। चिंकी भी टाटा बाय बाय बोल रही है सबको, चिंकी को सब टाटा बाय बाय बोल दीजिए। चिंकी ने बोला टाटा बाय बाय, ठीक है, थैंक यू। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चिंकी भी सैड हो गई है कि सर चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, कोई लेक्चर को पसंद ही नहीं कर रहा है, कोई कमेंट करके नहीं बता रहा है कि कैसे कैसे क्या कमी है वीडियोस में, क्या समझ नहीं आ रहा है। तो इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सबके पास तक ये पहुँच पाए। हर चीज़ को डिटेल्स में समझाया जा रहा है, इसलिए समझाया जा रहा है कि ताकि फिजिक्स को रटना ना पड़े। यार फिजिक्स रटने का सब्जेक्ट है ही नहीं, फिजिक्स एक फील करने का सब्जेक्ट है। और ये नहीं कि तुमने अपनी माइंड को सेट बना लिया है कि नहीं हमें तो बस फिजिक्स को पढ़ना है, रटना है और पास हो जाना है। नहीं, फिजिक्स को एक तरीके से पढ़ो, फील लो, उसको इंटरेस्ट लो कि रियल लाइफ में उसकी क्या हमारे पास एप्लीकेशन हो रही है। उसको जब ऐसे समझोगे तो फिजिक्स को पढ़ने में अलग मजा आएगा। जैसे इसमें हमारे पास टाइम डायलेशन था, टाइम डायलेशन के बारे में और पढ़ो और इंटरनेट से सोचो कि टाइम डायलेशन क्या है। तो टाइम डायलेशन को तुम देखोगे तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट आता है, मज़ेदार कॉन्सेप्ट। ये जो पूरा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, पूरा ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। जब इसको तुम देखोगे कैसे हम इस इक्वेशन की सहायता से हम कैसे हम फ्यूचर में ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये इस टाइप के क्यूरियस क्वेश्चन बनाते हैं हमें फिजिक्स को, हमारे पास क्या बनाते हैं, फिजिक्स को पूरा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो फिजिक्स कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और इसको इंटरेस्टिंग कौन बनाता है, आप बना सकते हो, आपकी क्यूरियोसिटी इंटरेस्टिंग बनाएगी। तो इसलिए रटना छोड़ दीजिए, फिजिक्स को फील कीजिए, समझना स्टार्ट कीजिए। आपसे रटने से काम नहीं चलेगा। जहाँ भी कोई भी डाउट हो उस डाउट को तुरंत पूछिए, तुरंत देखिए। खुद से सोल्व ना हो तो गूगल की हेल्प कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे सोल्व करने की। ऐसा नहीं है कि मुझे सब डाउट आता है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे भी कुछ नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको पूरी जहाँ से मुझसे पॉसिबल हो जाएगा वहाँ से ला के सोल्व करके आपको वो क्वेश्चन सोल्व जरूर करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।